हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा मेयर्स फॉर्मूला, जो क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना डिले किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को सीखना। लेकिन फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस सेशन में हम मेयर्स फॉर्मूले का फुल नोट्स भी आपको देने वाले हैं, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करना। फ्रेंड्स, आज हम मेयर्स फॉर्मूला दो मेथड से सीखने वाले हैं। एक मेथड में हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे और दूसरे में हम डिफरेंशिएशन नहीं यूज करेंगे, हम ग्राफ का यूज करेंगे और सिंपल मेथड से हम मेयर्स फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। मेयर्स फॉर्मूला दोनों ही मेथड में, चाहे हम डिफरेंशिएशन मेथड जो कि हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, या हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हूं, मोटे मोटे तौर पर कुछ चीजें हम आपको यहां पे बता दें कि हमें क्या करना है। मोटे तौर पर फ्रेंड्स, हमें आइडियल गैस लेनी है, आदर्श गैस। उस आदर्श गैस को हम कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी हम उसे ऊष्मा देंगे, dq क्वांटिटी ऑफ हीट हम उसे देंगे, जिसके उसका टेम्परेचर T से बढ़कर कहां पहुंच जाएगा, T प्लस डेल्टा T। यानी कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स से कि जब हम उसे हीट देते हैं, यानी किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम हीट देते हैं, तो वो हीट दो पार्ट में यूज होता है। एक पार्ट क्या करता है, गिवन सब्सटेंस यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कर देता है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करता है। और दो पार्ट को जब आप ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है टोटल हीट गिवन टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम। और फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन हमें मिली, ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और आज जब हम मेयर्स फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, तो दोनों ही मेथड में, चाहे वो डिफरेंशिएशन मेथड हो या वो दूसरा मेथड जहां हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, दोनों ही मेथड में हमें इस स्टेप के आगे, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आगे चल करके क्या करना है, हमें दो स्टेप में काम करना है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। स्थिर आयतन पर जब हम काम करेंगे तो जो dq क्वांटिटी ऑफ हीट हमने सिस्टम को दिया है, इसे हम CV यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा के टर्म्स में dq लिखेंगे। और जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं तो इसी dq को हम Cp यानी कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में लिखेंगे। और इन दोनों को यूज करके फ्रेंड्स हम निकालेंगे Cp माइनस CV की वैल्यू, जो कि आती है R, और यही होगा मेयर्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पहले से पता है, हम ये मान कर चल रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक लेक्चर लूंगी और वहां हम इसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम ये समझ रहे हैं कि Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर है। और R आप जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये पूरा है हमारा मेयर्स फॉर्मूला।
तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट मेथड जो कि हमारा डिफरेंशिएशन मेथड पे बेस्ड है, हम उस फर्स्ट मेथड से प्रूव करेंगे यहाँ पर मेयर्स फॉर्मूला। हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया, दोनों ही मेथड का जो कॉमन स्टेप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब इस फर्स्ट यानी डिफरेंशिएशन मेथड में हम उन कॉमन स्टेप्स को यूज करेंगे। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने समझ लिया, फिर उस पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम निकालेंगे dq की वैल्यू cv के टर्म्स में, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर निकालेंगे dq की वैल्यू cp के टर्म्स में, और cp और cv को माइनस करके हम r निकालेंगे, r के बराबर लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा मेयर्स फॉर्मूला। कैसे करना है हमें इसे डिफरेंशिएशन मेथड से, वो हम देखते हैं आगे। यहां फ्रेंड्स देखिए कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, यहां तक हम लोगों ने अभी देखा, डिस्कस किया। अब हमें इसी पे अप्लाई करना है फर्स्ट केस, जहां पे हम क्या कहते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी स्थिर आयतन है। तो फ्रेंड्स जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो सीधी सी बात है कि dv की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी, यानी वॉल्यूम में आयतन में कोई चेंज नहीं। dv 0 होगा तो ये pdv 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस फर्स्ट केस में जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बन जाएगा, dq इज इक्वल टू डेल्टा u। यानी कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, टेम्परेचर को T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T करने के लिए, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ती है, du के बराबर, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, dq इज इक्वल टू डेल्टा u। यहां तक आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में dq इज इक्वल टू डेल्टा u हो जाता है। फ्रेंड्स यहां एक चीज हम और बता देना चाहते हैं, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट को हमने dq लिखा है, वर्क को हमने pdv लिखा है, लेकिन हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा u से लिखा है, यानी दोनों से कुछ अलग दिखाया है। इसको सिर्फ इसलिए यहां दिखाया गया है क्योंकि ये हीट जो है पाथ पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से जाकर के प्रोसेस हो रहा है। इसी तरीके से वर्क डन भी पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक प्रोसेस हो रहा है, अब वो किसी भी रास्ते से हो करके हो रहा हो, यानी इस वाले रास्ते से हुआ या इधर से हुआ या किसी भी पाथ से हुआ, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक का चेंज हुआ है, किसी भी रास्ते से हुआ हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। बस इसको दिखाने के लिए थोड़ा अलग सा सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या आ गया था, dq इज इक्वल टू डेल्टा u। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ही केस में, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम dq का रिलेशन किससे निकालेंगे, cv के साथ में, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ हम रिलेशन निकालेंगे। फ्रेंड्स वैसे तो हम मानकर चल रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट आपको पता है, आप मोलर स्पेसिफिक हीट जानते हैं, पर मैं शॉर्ट में यहां आपको बता देना चाहती हूँ स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री, यानी एकांक पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। और जब इसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं फ्रेंड्स, तो इस मास को हम मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसे हम कर देते हैं। तो वही मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे हो जाएगा, C इज इक्वल टू dq बाई n डेल्टा T। n है नंबर ऑफ मोल्स, और अगर यही प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, स्थिर आयतन पर है, तो यहां पे हम लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट
V आ जाता है वॉल्यूम का। ये अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होगा तो इसे हम Cp लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो Cv लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां आपने देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv क्या होगा और मोलर स्पेसिफिक हीट किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूंकि इस केस में हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया हुआ है, इसलिए इस n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी Cv क्या आ जाएगा। चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगाना होगा V वॉल्यूम का, यानी Cv क्या बन जाएगा dq बाई डेल्टा टी, और V इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में है dq इज इक्वल टू डेल्टा u, यानी हम इस dq की जगह पर डेल्टा u लिख सकते हैं। तो हमारा जो टर्म है वो कन्वर्ट होकर के बन जाएगा डेल्टा u बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट v यानी वॉल्यूम का जो सिंबल है वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। और फ्रेंड्स आप जानते हैं ये क्या है, चाहे हम डेल्टा से शो करें या डी से, ये दिखा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी U विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, यानी इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर या प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट दिखाएं या ना दिखाएं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसलिए हमने इस V को यहां से रिमूव करके सिंपल लिख दिया डेल्टा U बाई डेल्टा टी, और हमें मिल जाता है इक्वेशन नंबर 2। इसी बात को यहां मैंने शो भी कर दिया है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने आप। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम सेकेंड केस पर आते हैं, जो कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद अब हम कांस्टेंट प्रेशर के केस में आ जाएंगे। यानी हमें अब वही प्रोसेस करना है, हमें आइडियल गैस को हीट देनी है, dq क्वांटिटी ऑफ हीट हम देंगे। ये हीट क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को T से बढ़ा करके कर देगा T प्लस डेल्टा टी। जितनी भी हीट लगे इस कांस्टेंट प्रेशर के केस में वो हीट है dq, और वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को वो हीट हम देंगे। जब हम हीट देंगे, अब यहाँ ये दोनों टर्म रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वर्क डन PdV 0 नहीं है कांस्टेंट प्रेशर के केस में। तो फ्रेंड्स अभी जैसे हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का केस कितना आया था, dq बाय n डेल्टा टी, लेकिन n की वैल्यू हमने 1 ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए जब n 1 हो जाएगा तो ये बचेगा dq बाई डेल्टा टी। तो फ्रेंड्स Cp की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट हम यहाँ निकालेंगे, और P का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट P यूज किया हुआ है। अब यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस PdV। फ्रेंड्स जब आप लिखेंगे डेल्टा U प्लस PdV तो ये सोल्यूशन इसका कैसे आएगा। देखिए सोल्यूशन के लिए यहां आप ले लीजिए, हमें लिखना था dq बाय डेल्टा t। तो dq की जगह हमारे पास क्या है, dq की जगह है हमारे पास डेल्टा U प्लस PdV, ठीक है। और इससे हमें पूरे को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये चीज du को भी डिफरेंशिएट करेगा और PdV को भी डिफरेंशिएट करेगा। तो जब इन दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करेगा फ्रेंड्स, तो ये टर्म क्या बन जाना चाहिए, इस टर्म को बन जाना चाहिए यहां पर डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए कांस्टेंट प्रेशर यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, प्लस दूसरा टर्म यहां पे कौन सा बचता था PdV का, उसको भी डिफरेंशिएट करेगा, तो PdV अपॉन डेल्टा T। अगेन ये भी किस पे आएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर आएगा। इतना चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यही इस नोट्स में किया गया है कि किस तरीके से हम dq बाई
dt या dq बाई डेल्टा टी की वैल्यू इस कांस्टेंट प्रेशर के केस में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी ये वाला टर्म आपको मिल गया। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, तो जब कांस्टेंट प्रेशर है तो ये P बाहर निकल सकता है, यानी यहाँ देखिए इस स्टेप में P को हमने बाहर निकाला। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर या वॉल्यूम पर नहीं। इसलिए हम यहाँ पर भी ये सबस्क्रिप्ट P यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है वो सॉल्व होकर के हमें इस फॉर्म में मिल जाता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। और चूंकि ये P सबस्क्रिप्ट हमने क्यों ड्रॉप किया है उसका रीजन भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। फ्रेंड्स अभी जो ऊपर इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी CV के लिए, एक तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और दूसरा हमने निकाला है वो है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करें, यानी Cp माइनस CV अगर हम निकालें, तो आप किसी भी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। हम चाहें तो डेल्टा U बाई डेल्टा टी, ये जो टर्म आ रहा है यहाँ देखिए, और ऊपर जाएं तो आप यहाँ पर भी देखिए CV इज इक्वल टू आपको मिल रहा है डेल्टा U बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा U बाई डेल्टा टी को हम CV लिख सकते हैं। इसे अगर CV लिखें, इसको हम CV कर दें और फिर उसे लेफ्ट साइड में हम लेकर के आए, तो बन जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में Cp माइनस CV, या हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी जगह CV लिखें तो हमें क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल टू CV प्लस P dV अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस CV को इस साइड अगर लेके आएंगे तो ये बनेगा Cp माइनस CV, यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगा Cp माइनस CV, और राइट साइड में आपको क्या मिल रहा है, राइट साइड में मिल गया P ब्रैकेट में dV अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रेंड्स इक्वेशन 5 तक आपने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टर्म को सॉल्व करना है R लाने के लिए, क्योंकि हमें पता है मेयर्स फॉर्मूला हमें क्या प्रूव करना, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो पेज है, और नेक्स्ट पेज पर यहां देखिए जरा सा, आप जानते हैं कि गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, और इस केस में हमने लिया है n इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू RT, जिसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है गैस इक्वेशन। तो PV इज इक्वल टू RT हम गैस इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, और इस गैस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T हम बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स जब इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, d बाय dt ऑफ PV, ये लेफ्ट साइड हो गया, इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ RT, ये राइट साइड हो गया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना होगा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, और किस कंडीशन में, कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि जो अभी हमने पिछली इक्वेशन छोड़ी थी इक्वेशन नंबर 5, उसको देखते हुए हमें वही टर्म निकालना है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट प्रेशर पर यहां पे सॉल्व करेंगे, जिससे हम निकाल सकें जो इक्वेशन नंबर 5 में अभी आपने नोट किया है कि राइट साइड में टर्म कितना आया था, P ब्रैकेट में dV अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर निकाला था, इसलिए यहां पर भी हम कांस्टेंट प्रेशर पर ही इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, जिससे हमें यही टर्म, तो फ्रेंड्स यहां पर हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, PV इज इक्वल टू RT को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बोथ साइड, और कांस्टेंट
प्रेशर पर डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमारा एम फुलफिल हो सके। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी वी और राइट साइड हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर टी। कांस्टेंट प्रेशर पर है चूंकि, तो ये P कांस्टेंट है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए टर्म बन जाएगा P dV अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सबस्क्रिप्ट शो कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर। और राइट साइड में R कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, तो डिफरेंशिएशन जो dt बाय dt है इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए राइट साइड में सिर्फ R बच जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह हम PV इज इक्वल टू RT को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये टर्म आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने निकाला CP माइनस CV इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, P dV बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये जो राइट साइड है वो देखिए किसके बराबर आ गया, R के बराबर, यानी हम राइट साइड की जगह P dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह हम R लिख सकते हैं और ये क्या बन जाएगा हमारा मेयर्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा एक मेथड था जिसे हमने यूज करके मेयर्स फॉर्मूला प्रूव किया है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन मेथड यूज किया है। और अब ऐसे ही सेम स्टेप्स को लेकर लेकिन बिना डिफरेंशिएशन के भी हम प्रूव करते हैं मेयर्स फॉर्मूला, जिसमें हम एक ग्राफ यूज करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल वैसी ही हैं। हम आइडियल गैस लेंगे, आदर्श गैस लेंगे, जिसपे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वही डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डी वी। और इस पे हम अप्लाई करेंगे दो केसेस, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का केस और एक कांस्टेंट प्रेशर का केस। दोनों ही केस में डी क्यू को स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा से रिलेट करेंगे, यानी सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में और सीपी कांस्टेंट प्रेशर के केस में ऑफ कोर्स मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा से हम रिलेट करेंगे। सीपी और सीवी है, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी, और उससे हम मेयर्स फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर निकालेंगे। लेकिन यहां हम डिफरेंशिएशन नहीं यूज करेंगे। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं यूज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इन स्टेप्स को फॉलो करिए। और यहां आपको देखिए पूरे नोट्स इस मेथड के भी हम दे रहे हैं, और मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको यहां हिंदी में भी फुल आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल स्टेप्स पहले की तरह, तो चेंज यहाँ पे क्या है प्रोसेस में वो हम देख लेते हैं। अगर आपको ये इजी लगता तो आप इस मेथड से इसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ बस हमने क्या लिया है, यहाँ हमने n मोल ऑफ द गैस कंसीडर किया है। इसे हम 1 मोल से भी कर सकते हैं। हमने इस बार n मोल ऑफ द गैस ले लिया है, और ये आइडियल गैस जिसके n मोल हमने लिए हैं, ये इनिशियली कितने प्रेशर पर है। इनिशियली इसका कंडीशन क्या है, कहती है प्रेशर P है, वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर इसका T है। ये इसका इनिशियल कंडीशन है जहां पर ये गैस अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, इस गैस को कुछ हीट देना है, डी क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर फिर कांस्टेंट प्रेशर पर। दोनों ही केस में हम उसको उतनी हीट देंगे जितने से, यानी ये वो हीट है जितनी हीट देने पर उसका टेम्परेचर T से बढ़ करके कितना हो जाता है, T प्लस डेल्टा T। ये हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस कराना है, कांस्टेंट प्रेशर पर कराना है, और फिर हमें Cp और Cv का रिलेशन निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक तो आपको पहले से ही क्लियर है कि जब हम हीट देंगे, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर का केस हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो होल्ड करेगा ही, यानी ये दो पार्ट में dq को यूज करेगा, डेल्टा u प्लस पी dv। अब इस केस में हम एक काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ किसका होता है फ्रेंड्स, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक्स एक्सिस पर हमने ये वॉल्यूम लिया है और वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया हुआ है। ये गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए हम यहां पर आइसोथर्मल कर्व, समतापी वक्र ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं हम आइसोथर्मल कर्व, हमें
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पर हमें वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर हमें प्रेशर लेना है, और आइसोथर्मल यानी समतापी वक्र हमें इसी आदर्श गैस के लिए, जिसको हम अंडर स्टडी लिए हुए हैं, उसके लिए ड्रॉ करना है। आप जानते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आदर्श गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब उसका हम समतापी वक्र ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस शेप में आता है समतापी वक्र। ये वाला वक्र अगर हमने टेम्परेचर T पर लिया है, फिर हमने क्या किया, हमने dQ क्वांटिटी ऑफ हीट दी, जिससे इस गैस का टेम्परेचर T से बढ़कर हो जाता T प्लस डेल्टा T। अब अगर T टेम्परेचर पर कर्व ड्रॉ किया तो आप देख पा रहे हैं कैसा आया। नेक्स्ट अगर T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पर आइसोथर्मल यानी समतापी यानी तापमान फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तब T प्लस डेल्टा T पर जब हम सेम गैस के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो ये जो पहला वाला कर्व T टेम्परेचर पर ड्रॉ हुआ, उसी के पैरेलल दूसरा कर्व भी आ जाता है, और ये होगा T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पर। यही चीज यहां पर हमने डायग्राम आपको शो किया हुआ है आपके नोट्स में। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ किया है वो क्या चीज है, आपको क्या शो कर रहा है ये कर्व। देखिए कर्व आप समझ रहे होंगे। अब इसमें केस 1 यानी केस 1 हमारा क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर। जैसा कि पहले केस में देखा था, स्थिर आयतन पर dV 0 हो जाता है, यानी P dV 0 हो जाएगा। P dV के 0 होने का मतलब क्या है, इस केस में भी dQ इज इक्वल टू डेल्टा U आता है, यानी हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अब हमने यहाँ ग्राफ क्यों ड्रॉ किया है, आप देखिए कि ये डेल्टा U जो चेंज है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा था फ्रेंड्स कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर अगर जाता है तो किस पाथ से जाता है, इसका इस पर इफेक्ट उसका नहीं आता है, इसका इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है किस स्थिति से कहाँ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि केस 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर, तो फ्रेंड्स इस कर्व को ध्यान से देखिए आप। अगर इसमें स्टेट A से स्टेट C जो T टेम्परेचर पर आइसोथर्म है, उस पे है स्टेट A, कितना टेम्परेचर है यहाँ पे, T टेम्परेचर। तो स्टेट A पर अगर हम देखें कि टेम्परेचर है T, प्रेशर है P और वॉल्यूम है V, ये स्टेट A है। अब स्टेट A से हम सीधा इसको स्टेट C तक अगर लेकर के जाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे आकर के वॉल्यूम में A से C तक जाने में वॉल्यूम फिक्स है, आयतन उसका स्थिर है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी ये A से C तक जाने का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, स्थिर आयतन का प्रोसेस है। अब अगर A कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो कि स्टेट का फंक्शन है, सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है आंतरिक ऊर्जा, तो A पर इंटरनल एनर्जी को हम UA लिख सकते हैं और C पर इंटरनल एनर्जी को UC लिख सकते हैं। तो A से C तक जाने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन आएगा फाइनल यानी जो अंतिम है हमारी इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल UC माइनस UA। ये A से C तक जाने में इंटरनल एनर्जी का चेंज है, और उसी को हमने देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू UC माइनस UA। ये चीज यहाँ पे ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि डेल्टा Q dQ इज इक्वल टू डेल्टा U, और जो कि आ रहा है UC माइनस UA। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ फिर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को यूज करेंगे, जैसा अभी पीछे एक्सप्लेन किया था। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू DQ बाई N डेल्टा T आएगा। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CV के साथ N डेल्टा T मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उससे हमें क्या टर्म मिल जाएगा, dQ इज इक्वल टू CV N डेल्टा T, N नंबर ऑफ मोल्स है। CV आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फ्रेंड्स,
dq अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया, uc माइनस ua। dq की वैल्यू हमें मिल रही थी, तो हमने dq की जगह रख देना है uc माइनस ua। जैसे ही ये रखते हैं हमें इक्वेशन 2 यहाँ पे मिल जाती है, इस सेकेंड मेथड की इक्वेशन 2। अब हमें दूसरे केस पे चलना है, कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर वाला केस। कांस्टेंट प्रेशर के केस में चलेंगे तो वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अब हम कांस्टेंट प्रेशर के केस को यूज करेंगे। और कांस्टेंट प्रेशर के केस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, Cp इज इक्वल टू dq बाई एन डेल्टा टी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, dq इज इक्वल टू Cp एन डेल्टा टी। अब ये dq यानी कांस्टेंट प्रेशर के केस में dq कितना होगा, dq इज इक्वल टू आएगा डेल्टा u प्लस पी dv। आपने पिछले भी केस में देखा था कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में ये दोनों टर्म आते हैं, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ये 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ dq की जगह हम ये यूज कर लेंगे डेल्टा u प्लस पी dv। ये हम dq की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जैसे ही ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाता है, dq इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस पी dv। ये dq की जगह आ गया, इज इक्वल टू कितना है, Cp एन डेल्टा टी। तो इसे हमने यहां लिख लिया। अब जैसा कि अभी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देखा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ रहा था, हमने सबट्रैक्ट करके निकाला था, यहां पर भी हम निकालेंगे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के केस में। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम का केस क्या था, A से C तक ये हमने लिया था, इसलिए यहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई थी, uc माइनस ua। अब इसी ग्राफ में आप देखें तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में प्रेशर कांस्टेंट करना है, यानी A से इसी A इनिशियल कंडीशन है, अगर A से C की ओर जाते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, और अगर फिर इनिशियल कंडीशन में हम आगे, अब हमने कांस्टेंट प्रेशर पे कराया तो प्रेशर कांस्टेंट किया तो T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर वाले कर्व को किस पॉइंट पे टच करता है, जाकर के B पॉइंट पर, यानी प्रोसेस क्या होगा, A से B तक पहुंचेगा हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब वो T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर के कर्व को टच करेगा। तो इस केस में अगर B पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी है UB और A पॉइंट पे है UA, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, UB माइनस UA। तो फ्रेंड्स ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम अपने फॉर्मूले पे यूज कर लेंगे। देखिए यहां तक हम लोगों ने देखा, इसकी जगह पर हम रखेंगे UB माइनस UA। जैसे ही रखेंगे आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, Cp एन डेल्टा टी इज इक्वल टू UB माइनस UA प्लस पी dv। तो फ्रेंड्स ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई है। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 जो यहां निकाला हम लोगों ने, ये इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 3 निकाला है, इन दोनों को हम यूज करके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे के प्रोसेस के लिए हम अगले पेज पर आ जाते हैं, और अगले पेज में हम क्या देखेंगे, 2 इक्वेशन हम लोगों ने निकाली, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। आपने नोट कर लिया होगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 आपने निकाला है, यानी CV इज इक्वल टू, आप इक्वेशन नंबर 2 हम लोग का क्या आया था, CV एन डेल्टा टी इज इक्वल टू UC माइनस UA। CV लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी आई थी वो क्या थी, CV एन डेल्टा टी इज इक्वल टू UC माइनस UA। ये थी इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने निकाला वो क्या आई थी, Cp एन डेल्टा टी इज इक्वल टू UB माइनस UA, इतना आया था इंटरनल एनर्जी में चेंज, प्लस P dV, ये आया था।
अब फ्रेंड्स ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम देखें तो यहां ये टर्म है और इसको ये ध्यान से देखें। अब इसमें यूसी और यूबी को जरा हमें ध्यान देना होगा। दोनों में यूए तो है ही, यूसी और यूबी को जो ग्राफ हम लोगों ने अभी कर्व देखा था, ये हम लोग का आया था ग्राफ। यहां पे देखिए यू बी पॉइंट और सी पॉइंट ये किस आइसोथर्म पर है, टी प्लस डेल्टा टी का जो टेम्परेचर का आइसोथर्म है। यानी देखिए इस वाले आइसोथर्म के ऊपर ही आ रहा है हमारा बी पॉइंट और सी पॉइंट, दोनों सेम टेम्परेचर का आइसोथर्म है। और हम अभी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं पहले से कि जो आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो बी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर है सी पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी हमने यूबी माना और सी पॉइंट पर यूसी माना, तो जब सेम टेम्परेचर पर है, सेम आइसोथर्म पर है, तो यूबी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूसी। तो यहां पर हम यूज करेंगे यूबी इज इक्वल टू यूसी, और इसी चीज को हमने यहां पर शो किया हुआ है। यहां पर हम यूज करेंगे यूबी इज इक्वल टू यूसी। तो जैसे ही हम यूबी इज इक्वल टू यूसी यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के लिए, यूबी इज इक्वल टू यूसी, और इसका रीजन भी हमने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो अभी हमने आपको बताया। यानी यहां पर हमें मिल जाएगा यूबी इज इक्वल टू यूसी, जिसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाला था, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हमने यहां पर लिख दिया है। अब फ्रेंड्स जो इक्वेशन 2 हम लोगों ने लिया था, इक्वेशन 2 क्या आया था हमारा, अभी हमने लिखा था, आपने अपने कॉपी में नोट कर रखा होगा। इक्वेशन नंबर 2 वो क्या था हमारा, CV एन डेल्टा टी इज इक्वल टू यूसी माइनस यूए। और अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में हमने यूबी की जगह यूसी लिखा, आप देखिए वो इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो गया। अब इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, उससे इससे इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हम इसकी जगह यूसी माइनस यूए की जगह ये टर्म लिख पाएंगे सीवी एंड डेल्टा टी। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें दोनों इक्वेशन जो 2 और 4 है उसको मिला करके हमें ये रिजल्ट यहां पर मिल जाता है। और इसे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस टर्म को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे और एन डेल्टा टी जो कि कॉमन टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। अब यहां पर हमें राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएशन हम नहीं यूज करेंगे यहां पर। तो जब डिफरेंशिएशन हम नहीं यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम यहां पे स्टेट ए पर, स्टेट ए आपको याद है, अगर नहीं याद है तो हम एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। स्टार्टिंग हम लोगों ने कहां से किया था कि स्टेट ए पर प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। यानी स्टेट ए के लिए अगर आइडियल गैस है हमारी और उसकी हमने इक्वेशन क्या ली है, उसकी हमने अगर यहां पर इक्वेशन ले ली है PV इज इक्वल टू nRT। तो फ्रेंड्स अगर हम PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन यहां पर हम ले रहे हैं, ये स्टेट ए के लिए हमारी इक्वेशन है जिसे हमने इक्वेशन 6 लिखा है। अब अगर इसे हम स्टेट बी पर जाकर के देखें तो फ्रेंड्स अभी आपको ग्राफ याद होगा कि हमारा ये ग्राफ आ रहा था, ये वॉल्यूम था, ये हमारा प्रेशर था, एक आइसोथर्म दूसरा आइसोथर्म था,
ये ए पॉइंट से हम यहाँ तक गए थे, यानी ए से सी तक गए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, इधर गए तो ये ए से बी तक कांस्टेंट प्रेशर पर हम गए थे। तो फ्रेंड्स अगर हम बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे टेम्परेचर था टी प्लस डेल्टा टी, प्रेशर था पी और वॉल्यूम था हमारा V प्लस डी, बढ़ा हुआ वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है V, तो यहां तक जाने में वॉल्यूम बढ़कर V प्लस डेल्टा V हो जाता है, जो अभी पीछे आपने ग्राफ में देखा। तो फ्रेंड्स B पॉइंट पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आपको जैसे ही मिलता है, आप उस B पॉइंट पर अगर सेम इक्वेशन हम यूज करते हैं, जैसा कि A पर PV इज इक्वल टू nRT है, तो यही B पॉइंट पर जाकर के प्रेशर तो B पर P ही है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम V की जगह V प्लस डेल्टा V आ जाएगा। और इसी तरह से N और R तो फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर B पॉइंट पर कितना हो गया, T प्लस डेल्टा T। यानी गैस इक्वेशन हमने A पॉइंट पर लगाया और गैस इक्वेशन हमने B पॉइंट पर लगाया। दोनों पॉइंट की दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं। अब हम इक्वेशन 7 से इक्वेशन 6 को सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे, देखिए इसको हमें ओपन करना होगा, इसका सोल्यूशन भी हम आपको एक बार बता देते हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट साइड PV प्लस PdV बनेगा। तो लेफ्ट साइड इक्वेशन 7 का आपको ये मिला। जब 7 से 6 को माइनस करेंगे, यानी इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगा, तो क्या बचेगा, PdV बच जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, PdV। यहां देखिए PdV बच गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जब इसको आप ओपन करेंगे तो nRT प्लस nR डेल्टा T, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म इससे ये कैंसिल होगा माइनस होकर के, तो बचेगा राइट साइड में nR डेल्टा T। तो देखिए यहां पर राइट साइड में ये हमारे पास क्या आ गया, nR डेल्टा T। यानी इक्वेशन 7 से इक्वेशन 6 को जब सबट्रैक्ट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, PdV इज इक्वल टू nR डेल्टा T। तो फ्रेंड्स जो इक्वेशन नंबर 5 अभी हम लोगों ने निकाली थी, n ब्रैकेट में Cp माइनस Cv इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू PdV। तो इक्वेशन 8 से PdV की जगह हम nR डेल्टा T सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 5 में ये इक्वेशन 8 से PdV की वैल्यू जैसी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें राइट साइड में मिल जाता है nR डेल्टा T। और यहां पर आप देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर दें, n से n कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो बचेगा क्या, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यही है हमारा मेयर्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स दोनों मेथड मैंने आपको फुल नोट्स के साथ, इसमें इंग्लिश का नोट्स मैंने आपको दिया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर हिंदी के नोट्स भी दिखा देती हूँ, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आसानी से इसको स्टडी कर पाएंगे। ये देखिए फर्स्ट मेथड जिसमें हमने डिफरेंशिएशन यूज किया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। इसे मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको, या फिर आप अगर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं नोट कर पाते हैं तो इसे मैं ब्लॉग पे भी डाल दूंगी और उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अभी आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। आप नोट कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहां देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसी का जो सेकेंड मेथड है, जो ग्राफ वाले तरीके से आपको मैंने बताया है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फुल यहाँ पर मैंने दे रखा है आपको।
वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से केस 1 पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद केस 2 भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इक्वेशन 7 तक आपने देख लिया और ये आपका सेकंड मेथड से भी प्रूफ हो जाता है मेयर्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। कोई अलग जानकारी आपको चाहिए टॉपिक से रिलेटेड या कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।